होता है कि हमारे जो भी सेल्स है बॉडी में, वो सारे सेल्स किसी ना किसी वक्त हमेशा डिवाइड होते रहता है। तो अगर सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस में उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसको भी रेप्लिकेट होना पड़ेगा हर बार। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से डीएनए बनने का प्रक्रिया, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन एक सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा वो सेल डिवाइड नहीं हो सकता। तो डीएनए रेप्लिकेशन दोस्तों कैसे होता है, हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट्स। सो दोस्तों अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो 3 थ्योरीज निकल के आते हैं यहाँ, जो कि पुराने साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा है डिस्पर्सिव। तो चलिए हर एक थ्योरी को देखते हैं। कंजर्वेटिव में यह होता है कि जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो इंटैक्ट रहता है, और ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एक कंप्लीट नया स्ट्रैंड को प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि ये ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड पूरा इंटैक्ट है और कंजर्व है, इस मेथड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सिमिलरली आप सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में देखिए, ये जो स्ट्रैंड है कंप्लीटली कंजर्व है और ये एक नया स्ट्रैंड को प्रोड्यूस किया। सिमिलरली ये जो स्ट्रैंड था जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में प्रोड्यूस हुआ था वो कंप्लीटली इंटैक्ट है और ये एक पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड को प्रोड्यूस किया। तो इस तरह से ये कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वर्क करता है। सेकेंड थियरी में जाते हैं जो कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। यहां क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए आप देख रहे हो, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और हर एक स्ट्रैंड जो है वो एक कंप्लीट नया स्ट्रैंड को प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि इसमें हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज इंटैक्ट या फिर कंजर्व और हाफ जो है वो नया बना, तो इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला गया है। सिमिलरली आप सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में देख लीजिए, ये दोनों अगर सेपरेट हुआ तो ये वाला ब्लू वाला, देखिए ब्लू वाला एक कंप्लीटली नया स्ट्रैंड को प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो येलो वाला स्ट्रैंड है वो कंप्लीटली एक नया येलो स्ट्रैंड प्रोड्यूस किया है। तो चलिए हम थर्ड थ्योरी में चलते हैं जो कि है डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए हमारा पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या होता है, पीसेस में डिस्पर्स हो जाता है, मतलब टूट जाता है पूरा का पूरा, और हर एक टूटा हुआ टुकड़ा या फिर हर एक पीस दूसरे नए पीस को प्रोड्यूस करता है और एंड में एक हमें हाइब्रिड डीएनए मिलता है जो कि मिक्सचर होता है पेरेंटल और न्यू स्ट्रैंड का। तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए डिस्पर्स रहता है या फिर एक हाइब्रिड मिक्स की तरह रहता है। ठीक है, तो ये 3 थ्योरीज थे जो कि अर्लियर साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। तो दोस्तों जो भी हमने अभी 3 थियरीज देखी है डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर, उसमें कोई वैलिड प्रूफ था नहीं, पर मेसेल्सन और स्टाल ने 1958 में क्या किया, वो चाह रहे थे कि इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कौन सा सही है उसका कोई प्रूफ निकाले। और उन लोग ढूंढ रहे थे ऐसा एटम या फिर ऐसा मॉलिक्यूल जो कि डीएनए को टैग कर सके, तभी हमें पता चलेगा कि डीएनए रेप्लिकेट असल में कैसे होता है। तो काफी रिसर्च के बाद उन्होंने ढूंढ निकाला कि डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है उसको हम टैग कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 नाइट्रोजन आइसोटोप को चुना जो कि N14 और N15 आइसोटोप है। N14 जो है वो लाइटर आइसोटोप है एज कंपेयर टू N15 जो कि हैवियर है। लाइटर क्यों है दोस्तों, क्योंकि N14 जो है उसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और उसका वेट है 14 ग्राम्स पर मोल। और N15 जो है उसमें 7 प्रोटॉन्स पर 8 न्यूट्रॉन्स पाया जाता है और उसमें उसका जो वेट है वो है 15 ग्राम्स पर मोल। इसमें
1 ग्राम पर मोल का डिफरेंस हो जाता है इन दोनों आइसोटोप में। और ऑब्वियसली इन नाइट्रोजन आइसोटोप से जो डीएनए बनेगा उसका भी मोलिकुलर वेट में काफी डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रिंसिपल को उन्होंने यूज किया और इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा वो डिफरेंट वेट वाला डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करने की कोशिश में लग गए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें और एक इंपॉर्टेंट टेक्निक को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, वो है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उसको भी देख लेते हैं जरा। तो दोस्तों ये रहा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का टेक्निक। ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट। सो इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, इसमें क्या क्या सीजियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आफ्टर आयोनाइजेशन सीजियम पॉजिटिव आयन बनता है और यहाँ क्लोराइड निगेटिव आयन बनता है, ठीक है। और इसके साइड में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड करता रहता है। तो इस सॉल्यूशन को अगर आप इसमें ध्यान से देखें, इस ट्यूब में जो एक इंक्रीजिंग सीजियम क्लोराइड कंसेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है, जो सीजियम क्लोराइड आयन है वो कंपैरेटिवली हैवियर है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो सीजियम का जो भी एटम्स है वो मोस्टली नीचे सेटल होता रहेगा और क्लोरीड का जो आयंस है वो लाइटर है और वो ऊपर सेटल करेगा और एक ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा विथ इंक्रीजिंग सीजियम क्लोराइड कंसंट्रेशन। तो अभी मान लीजिए इसी सॉल्यूशन के अंदर हम अपना डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो भी सेंट्रीफ्यूज कर दे। डीएनए मॉलिक्यूल जो कि अपने मोलिकुलर वेट में डिफरेंस रखता है, एक 14N से बना हुआ है और एक 15N से बना हुआ है। तो इसमें समझना इतना तो मुश्किल नहीं है कि ये 15N वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो नीचे सेटल करेगा क्योंकि ये हैवियर है, और ये जो 14N वाला डीएनए मॉलिक्यूल है वो ऊपर सेटल करेगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली जो है 15N से लाइटर है। और इन दोनों का जो हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, जो उस हाइब्रिड का वेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली एक मिडिल रेंज का होगा और वो मिडिल में सेटल होगा। तो इसी प्रिंसिपल को बैकग्राउंड बनाकर मेसेल्सन और स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट सेट किया, जो कि हम अभी देखेंगे। तो मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया, ई कोलाई सेल्स को लिया और इन ई कोलाई सेल्स को उन्होंने कहां ग्रो किया, एक मीडियम में, जिसमें कि इस मीडियम का जो एमोनियम क्लोराइड था वो एमोनियम क्लोराइड का जो N है वो N15 आइसोटोप से रिप्लेस कर दिया। अभी इस मीडियम में जो एमोनियम क्लोराइड है वो हर एक नाइट्रोजन N15 से लेबल्ड है। तो दोस्तों अभी आपको क्या लगता है, यहाँ जो भी इकोलाई सेल्स रेप्लिकेट होगा तो नए डीएनए में हर एक नाइट्रोजनस बेस में वो N15 जो है वो लेबल हो जाएगा, क्योंकि इधर से जो नाइट्रोजनस बेस बनेगा या फिर नाइट्रोजनस बेस लेगा वो इकोलाई सेल्स वो होगा N15 से इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो इसी को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इन सेल्स को निकाला गया और डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट जो भी हमने अभी देखा उसमें रन किया गया और उन्होंने पाया कि N15 वाला जो बैंड है वो नीचे सेटल हुआ है। ये N15 वाला डीएनए बैंड इन सेल्स से मिला। तो अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो सेल्स है उसको ट्रांसफर कर दिया एक कंप्लीटली नए मीडियम में, जहां की उसमें जो एमोनियम क्लोराइड है वो N14 से लेबल्ड है। ये N जो है एमोनियम क्लोराइड का वो N14 से लेबल्ड है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, अभी जो यहाँ सेल्स रेप्लिकेट होगा उसमें जो डीएनए बनेगा नया, उसमें N14 लेबल्ड रहेगा, ठीक है।
तो अभी इसी को देखने के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, हर एक जनरेशन के बाद सेल्स को निकाला, उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और एनालाइज किया उस सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट में। ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, नेक्स्ट हो गया सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और सो फोर्थ। ऐसे उन्होंने सेल्स को निकाला, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उनका बैंड चेक किया, कहाँ आ रहा है उनका बैंड। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के बाद उन्होंने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में एक ही बैंड मिला उनको, पर ये बैंड जो है वो N15 से थोड़ा लाइटर था और ये N15 से थोड़ा ऊपर बना। इसका मतलब ये है कि ये N15 और N14 का हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल है और इसीलिए ये थोड़ा लाइटर है और ये थोड़ा N15 बैंड से ऊपर बनेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें एक ही बैंड मिलता है, पर वो एक हाइब्रिड बैंड होता है जो कि N15 और N14 से मिलके बनता है। सेकेंड जनरेशन में हमको क्या मिलता है, ये हाइब्रिड बैंड जो है वो थोड़ा सा फेंट हो जाता है और ऊपर एक हमें और एक नया बैंड मिलता है जो कि कंप्लीटली N14 से बना होता है। ये N15 N14 वाला हाइब्रिड बैंड है और ऊपर जो है वो N14 वाला बैंड है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में हमको क्या दिखता है, ये जो बैंड है N15 और N14 वाला वो और थोड़ा फेंट हो जाता है और जो N14 वाला बैंड है वो थोड़ा मोटा हो जाता है इधर। मतलब कि अभी N14 वाला डीएनए मॉलिक्यूल बढ़ रहा है रेप्लिकेशन साइकिल के अंत में। ये हो गया N14, ये हो गया N15 और N14 वाला हाइब्रिड। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव करता है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करता है दोस्तों। ठीक है, अगर पकड़ लीजिए हमारा कंजर्वेटिव मोड रहता तो हमें क्या दिखता, जो N15 वाला बैंड है वो N15 वाला बैंड रहता ही, क्योंकि ऑलरेडी डीएनए कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट कर रहे हैं, मतलब बैंड N15 भी रहता और छोटा सा N14 वाला बैंड नया आता क्योंकि नए सेल्स में ट्रांसफर किया गया है। पर हमें इसमें फर्स्ट जनरेशन के बाद एक ही बैंड मिला और ये जो बैंड मिला वो हाइब्रिड बैंड मिला, तो इसीलिए हम कंजर्वेटिव मोड को कैंसिल कर सकते हैं। अगर डिस्पर्सिव मोड रहता तो N15 वाला बैंड जो है वो कहीं ना कहीं पतला हो जाता और जो है हमें सिमिलर टाइप का बैंड पैटर्न मिलता, मगर मतलब कि एक ही बैंड मिलता जाता हर एक रेप्लिकेशन साइकिल के बाद, पर वो भी नहीं हुआ। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वो डिस्पर्सिव मोड को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स हमें इस टेक्निक के द्वारा मिला वो डायरेक्टली प्रूफ करता है कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही रेप्लिकेट करता है। और इसी को अभी हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं जिसमें कि आप बहुत क्लियर हो जाओगे दोस्तों। तो चलिए फिगर में चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों वो ट्यूब जिसमें सीजियम क्लोराइड का एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन चुका है और उसमें जो पहला डीएनए एक्सट्रैक्ट किया वो N15 मीडियम से निकाल के किया गया और उसमें हमें देखता है 100% जो है वो एक N15 वाला बैंड है। इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई मिक्स नहीं है, कोई हाइब्रिड नहीं है। अभी अगर इस मीडियम से हमने सेल्स निकाला और इसमें ग्रो किया और इधर का डीएनए निकाल के हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में, तो ये जो बैंड है वो एक हाइब्रिड बैंड है। मतलब कि N15 और N15 और N14 से बना गया बैंड है, इसलिए ये थोड़ा लाइटर है और आप देख सकते हो जो बैंड है वो थोड़ा ऊपर फॉर्म कर रहा है दोस्तों, मतलब कि एक लाइटर बैंड है। पर फर्स्ट जनरेशन के बाद हमें एक ही बैंड मिलेगा, इधर दो बैंड नहीं दिख रहा है हमको, एक ही बैंड दिख रहा है। अगर हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में हमें हमारा ये जो बैंड है हाइब्रिड बैंड वो थोड़ा पतला हो जाएगा और एक नया बैंड फॉर्म होगा जिसमें कि N14 कंप्लीटली लिंक्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हाफ ऑफ द डीएनए इज हाइब्रिड एंड हाफ ऑफ द डीएनए इज न्यूली फॉर्म्ड विथ N14 डीएनए मॉलिक्यूल।
तो इसमें ये परसेंटेज जो है आप देख सकते हो वो 50% हो जाता है। और एज जनरेशन गोज ऑन ये जो हाइब्रिड बैंड है वो पतला होता जाता है या फिर फेंट होता जाता है, और जो N14 वाला बैंड है वो ज्यादा से ज्यादा बनता है और ये थिक होता जाता है एज जनरेशन गोज बाय। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है दोस्तों वो क्लियरली प्रूव करता है कि डीएनए रेप्लिकेट्स इन ए सेमी कंजर्वेटिव वे। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों वो हम लोग यही एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।